डीवी क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स और फोज का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने इसके दो पार्ट किए थे। दोनों पार्ट्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट्स के लिंक दिए गए हैं। तो थर्ड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोज। यानी कि अब हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए हानिकारक हैं, हार्मफुल हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन डिफरेंट वेज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अलग अलग तरीके से हार्मफुल हैं। दे कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये डिजीज़ करते हैं, डिजीज़ बीमारियां करते हैं मनुष्यों में, पौधों में और जंतुओं में। सम एनिमल कॉजिंग some disease causing organism are known as pathogens। ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां करते हैं उनको क्या कहा जाता है? पैथोजेंस बोला जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉज स्पॉयलेज ऑफ फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण खाना खराब हो जाता है। सम ग्रो ऑन लेदर एंड क्लोथ्स एंड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर क्वालिटी। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो लेदर पर यानी कि चमड़े पर और कपड़े पर ग्रो करते हैं और उनकी क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। बैक्टीरिया आल्सो ग्रो ऑन फूड पार्टिकल्स डैट में लॉज्ड इन बिटवीन आवर टीथ। हमारे मुंह के अंदर भी जो दांत होते हैं उनमें बैक्टीरिया रहते हैं, वो फूड पार्टिकल के ऊपर लगते हैं। जो हम खाना खाते हैं, कुछ जो खाना है हमारे दांतों में फंस जाता है, उसी पर ये बैक्टीरिया लग जाते हैं। एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस बैक्टीरिया कोरोड द टूथ एनिमल एंड कॉज कैविटी। फिर ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण हमारे जो दांत का एनिमल है वो खराब हो जाता है और हमारे दांतों में कैविटीज़ लग जाती हैं। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन वाटर बॉडीज एंड डिक्रीज देयर ऑक्सीजन लेवल। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो वाटर बॉडीज़ में उगते हैं, यानी कि पानी जैसे तालाब है, ठीक है, तालाब वगैरह में लग जाते हैं और फिर वो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। इसके कारण जो उस तालाब में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, दिस इज़ हार्मफुल टू द अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस वाटर बॉडीज़। और ये अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो फिर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रह रहे हैं पानी के अंदर, उनको नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीजेज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी बीमारियां करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी कम इन कॉन्टैक्ट विद मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारी लाइफ टाइम में हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में आते हैं। सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट ऑन आवर बॉडी। इनमें से कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट डालते हैं, जो हम नहीं चाहते वैसा इफ़ेक्ट डालते हैं। दे इन्वेड आवर बॉडी एंड मल्टीप्लाई इनसाइड इट। ये हमारी बॉडी में घुस जाते हैं, आक्रमण करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। दे रिलीज सम हार्मफुल मटेरियल कॉल्ड टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी। ये फिर क्या करते हैं, हार्मफुल मटेरियल, हानिकारक मटेरियल रिलीज करते हैं जिसको टॉक्सिन बोलते हैं। दीज टॉक्सिन एडवर्सली अफेक्ट आवर बॉडी एंड कैन मेक अस सफ़र फ्रॉम डिजीज़। और ये जो टॉक्सिन है हमारी बॉडी पर बुरा प्रभाव डालते हैं और हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, यानी कि हमें बीमारी लग जाती है। डिजीज़ विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो एक मतलब कि जो फैलती हैं एक पर्सन से
दूसरे हेल्दी पर्सन जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई बीमार पर्सन है, उससे वो दूसरे हेल्दी पर्सन तक फैल जाती हैं। ऐसी बीमारियों को कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। Communicable diseases spread from one person to another through air, water, food, physical contact और insect। जो ये डिजीज़ होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो फैलती हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास कैसे पहुंचती हैं? वाट एयर के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, खाने के द्वारा, या फिर फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा, या फिर इंसेक्ट के द्वारा ये एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाती हैं। In diseases like tuberculosis and pneumonia, when a patient sneezes or coughs, small droplet carrying germs are released in the air। कुछ डिजीज़ का इसने एग्जांपल दिया है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया में जो पेशेंट है, अगर वो छींकता या खांसता है तो छोटी छोटी जो बूंदें बाहर निकलती हैं, उनके साथ जर्म्स भी होते हैं, ठीक है, आर रिलीज्ड इन द एयर। ठीक है, दीज जर्म्स इफ़ इनहेल्ड कैन इन्फेक्ट ए हेल्दी पर्सन। अगर ये जो उसने छींका है या खांसा है, उनमें जर्म है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति हेल्दी पर्सन अगर सांस ले लेता है और ठीक है ऐसी हवा में, तो फिर वो जर्म्स उसके अंदर चले जाते हैं। द कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड कैन रिजल्ट इन डिजीज़ लाइक कॉलरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। और कुछ ऐसे भी हैं जो पानी के द्वारा फैलती हैं बीमारियां। अगर हम कंटेमिनेटेड फूड खा लें, यानी कि गंदा भोजन, दूषित भोजन अगर खा लें, तो फिर इसके कारण क्या हो सकता है? कॉलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, या हेपेटाइटिस हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट कैन आल्सो स्प्रेड वेरियस डिजीज़। अलग अलग तरह के इंसेक्ट भी डिजीज़ को फैलाते हैं। For example, malaria is spread by the female Anopheles mosquito, dengue by Aedes mosquito and plague by rat flea। जो एग्जाम्पल दिया है इसने, मलेरिया किससे फैलता है? फीमेल एनाफिलीज जो मच्छर होता है उससे फैलता है। डेंगी किससे होता है? एडिस मॉस्किटो अगर काट जाए उससे होता है। और प्लेग होता है जो चूहे के ऊपर जो पिस्सू रहते हैं, फ्लिया, उससे प्लेग फैलता है। Diseases like common cold and conjunctivitis can spread through direct और indirect contact with a patient। और ऐसी बीमारियां जैसे कि कोल्ड है, सर्दी जुकाम है, या कंजक्टिवाइटिस है, ये जो आंखों की बीमारियां होती हैं जिसको कहते हैं आंखें आना, ठीक है, ये भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अगर किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आए तो हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन बिलो is information about some common human diseases and the way they get transmitted। अब कुछ डिजीज़ के इसने एग्जांपल दिए हैं और ये कैसे ट्रांसमिट होती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कैसे फैल जाती हैं वो दिए इसने। तो एक तरफ लिखा है इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ कॉज्ड। बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, कॉलरा, टेटनस, टाइफाइड। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लो क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। इम्पोर्टेंट है कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनमें से एक दे देगा वो और पहचानने के लिए कहेगा कि इनमें से कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। फिर है वायरस, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा, मम्स है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, एड्स है। ठीक है, ये वायरसेस के कारण होती है। फंगी के कारण रिंगवर्म, एथलीट फूड। प्रोटोजोआंस के कारण मलेरिया, एमेबिक, डाइसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ये आप अच्छे से कर लो, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलती है बीमारियाँ, किसके द्वारा फैलती हैं? रिलेटेड डिजीज कौन सी है? ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू। ये कैसे फैलता है? मोड क्या है इसका? एयर के द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा। एक्शन लाइक स्नीजिंग, कफिंग, अगर कोई खांसे या छींके उसके द्वारा एयर में चले जाते हैं, फिर एयर के द्वारा ये फैल जाती है। टाइफाइड, एमेबिक, डाइसेंट्री और कॉलरा कैसे फैलता है? वाटर के द्वारा ये फैलता है। टेटनस कैसे फैलता है? सोयल कंज्यूमिंग फूड आइटम डैट आर नॉट वाश्ड क्लीन प्रॉपरली, वुंड्स। वुंड्स के द्वारा फैलता है, जैसे घाव हो जाते हैं, ठीक है, या फिर ऐसी कंज्यूमिंग फूड, ऐसा हम फूड खा लें जो अच्छी तरह से नहीं धुला हुआ है। ठीक है, फिर है रेबीज़, मलेरिया कैसे फैलता है? एनिमल्स के द्वारा फैलता है, तो आपको पता ही है, रेबीज़ जैसे कुत्ते के काटने से फैल जाता है। ठीक है,
या मलेरिया का जो भी जैसे कि मच्छर वगैरह से फैलता है। ठीक है, ये आप अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट टेबल इसने दिया है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज, कि डिजीजेज से बचाव कैसे आपने करना है। डिजीजेज डैट में बी प्रिवेंटेड, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, मम्स और टिटनस को कैसे बचाव करना है। मेथड ऑफ प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीनेशन, हम टीका लगवा लेंगे। ठीक है, वैक्सीनेशन कर लेंगे, इससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। मलेरिया डेंगू से कैसे बचेंगे, यूजिंग मॉस्किटो नेट एंड मॉस्किटो रेपेलेंट्स, कंट्रोलिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन। मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करेंगे, मच्छरदानी का यूज़ करेंगे, और जो ये ऑल आउट वगैरह मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो मॉस्किटो है उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कुछ उपाय करेंगे। कॉलरा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड यूजिंग डिसइंफेक्टेड वाटर। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट है उसको सही ढंग से उसका हम डिस्पोजल करेंगे। ठीक है, यानी कि गंदगी नहीं फैलाएंगे, उसको सही ढंग से उसको डिस्पोजल करेंगे, क्योंकि उससे फिर कॉलरा फैलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। यूजिंग डिसइंफेक्टेड वाटर, और ऐसा पानी पिएंगे जो बिल्कुल साफ़ हो। नेक्स्ट है रिंग वर्म एंड एथलीट फूड को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन। हम अगर अच्छे से साफ़ सुथरे रहें, ठीक है, अपने शरीर का ध्यान रखें, साफ़ सुथरा रखें, तो हमें रिंग वर्म और एथलीट फूड से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीजेज इन एनिमल्स। कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके कारण एनिमल्स, जानवरों को बीमारियां होती हैं, वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉज डिजीजेज इन एनिमल, एनिमल में भी बीमारियां होती हैं इनके कारण। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट रेबीज, ए डिजीज डेट अफेक्ट एनिमल लाइक डॉग्स। आपने रेबीज़ के बारे में सुना होगा, जो कुत्ते जैसे जानवरों को हो जाती है। ठीक है, रेबीज़ किसका रोग है, कुत्तों का या बंदर को ये रोग हो जाता है। एंड फुट एंड माउथ डिजीज़ डैट अफेक्ट कैटल, और फुट और माउथ डिजीज़ के बारे में पढ़ा होगा, मुंह की बीमारी, मुंह पका खुरपका जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो जानवरों को हो जाती है, गाय भैंस वगैरह को हो जाती है। सच डिजीज़ में अफेक्ट डोमेस्टिक एनिमल, ऐसी डिजीज़ जो डोमेस्टिक पालतू जानवर हैं उनको अफेक्ट कर सकती है। पैट्स एंड ह्यूमन बींग्स में आल्सो गेट इन्फेक्टेड इफ़ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल। जो हमारे पालतू पशु हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं अगर वो इन्फेक्टेड एनिमल के, यानी कि जो बीमार एनिमल है उसके कॉन्टैक्ट में आए, तो हमें भी बीमारियां हो सकती हैं और हमारे पालतू जानवरों को भी ये बीमारियां हो सकती हैं। द फॉलोइंग टेबल टेल्स अस अबाउट सम डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब कुछ इसने टेबल दे रखा है जो जानवरों के द्वारा बीमारियां होती हैं, इसको भी आप अच्छे से कर लेना, ये भी एग्जाम में आ सकता है। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के द्वारा होता है और कैटल पशुओं में होता है। फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस के कारण होता है, कैटल में होता है, पशुओं में होता है। रेबीज़ का वायरस होता है, डॉग्स को और मंकीज़ में होता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, कैटल और पोल्ट्री में। रिंग वर्म फंगी के कारण होता है, कैटल और पोल्ट्री, मुर्गी वगैरह। एस्परगिलोसिस फंगी है, फंगी के कारण होता है, और पोल्ट्री। कैनाइन डिस्टेम्पर एक वायरस के कारण होता है, और ये डॉग्स में होता है। ठीक है, इसको भी, इस टेबल को भी आप अच्छे से देख लेना एक बार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीजेज इन प्लांट। पहले हमें ह्यूमन के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, फिर एनिमल में, और अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण प्लांट्स में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व सम plants with wrinkled leaves or plant and trees having an abnormal branching pattern or having abnormal fruits। आपने देखा होगा कि कुछ पौधों की पत्तियां अजीब ढंग से सिकुड़ी सी होती हैं, और उनके जो ब्रांच हैं वो अजीब ढंग की लगती हैं, अजीब पैटर्न सा बनाती हैं, और उनके जो फ्रूट हैं वो भी अजीब से लगते हैं। ठीक है, टेढ़े मेढ़े से होते हैं। ऐसा क्यों होता है, दीज प्लांट में हैव बीन अफेक्टेड बाय पैथोजन, और ये जो प्लांट हैं ये पैथोजन से अफेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं उनके कारण अफेक्टेड हो जाते हैं। मोस्ट प्लांट डिजीजेज आर कॉज्ड बाय फंगी बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जितने भी पेड़ पौधों में बीमारियां हैं वो अधिकतर फंगी बैक्टीरिया और वायरसेस के कारण होती हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिड्यूस क्रॉप यील्ड एंड एट टाइम्स कॉज टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्रूट। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो फसल
है उसको, जो फसल की जो हमें प्राप्ति होती है उसको कम कर देते हैं, ठीक है, यानी कि फसल ख़राब हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि टोटल डिस्ट्रक्शन, सारी की सारी फसल ही ख़राब हो जाती है। द आयरिश फेमिन इन 1740-41 was caused because of complete destruction of potato crops due to the disease late blight caused by a fungus। 1740-41 में आयरलैंड में, ठीक है, एक फैमिन आया था, यानी कि अकाल हुआ था। उस टाइम क्या हुआ था कि एक डिजीज़ हुई थी लेट ब्लाइट, जो एक फंगस के कारण हुई थी। उसके कारण जो आलू की सारी फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण भुखमरी फैल गई थी, अकाल आ गया था, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सम कॉमन प्लांट डिजीजेज दैट आर कॉज्ड बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कुछ प्लांट डिजीजेज दे रखे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं, ये भी आप अच्छे से कर लेना, ये भी एग्जाम में आ सकता है। वायरस दे रखा है, वायरस के कारण कौन सी डिजीज होती है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, रिलेटेड प्लांट डिजीज़। ये डिजीज़ का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। ये जो तंबाकू के पत्तों में, तंबाकू के पौधे में ये बीमारियां हो जाती हैं वायरस के कारण। सिट्रस कैंकर ये एक बीमारी का नाम है जो किस में होती है, नींबू में होती है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होती है, नींबू के पौधे में होती है। फंगस के कारण रस्ट ऑफ व्हीट, ये गेहूं में रस्ट ऑफ व्हीट की बीमारी हो जाती है नाम की, ये फंगस के कारण होती है। स्मट ऑफ राइस, ये भी फंगस के कारण होती है, ये चावल के पौधे में होती है। फिर है रेड रोट ऑफ शुगर केन, ये गन्ने की बीमारी है, रेड रोट ऑफ शुगर केन, ये फंगस के कारण होती है। देखो ये दिखा रखा है इसने बीमारियां कैसे कैसे, जैसे टोबैको मोज़ेक है, देखो पत्ता कैसे हो गया अजीब सा। सिट्रस कैंकर, ये तो आपने भी देखा होगा, कभी आपने नींबू लिया होगा, ये धब्बे धब्बे से है नींबू के ऊपर और पत्तों के ऊपर ये पड़े हुए हैं। ये किसके कारण है, ये बीमारी का नाम है सिट्रस कैंकर, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण है। वाइट वीट रस्ट, ठीक है, वीट रस्ट ये किस में होती है, गेहूं के पौधे में। देखो ये देखो ऐसे लाल लाल सा हो गया, इस पे लाल लाल सा चिपका हुआ है, ये किसके कारण होती है, फंगस का, ये फंगस लगा हुआ है, फंगस के कारण। स्मट ऑफ राइस, ये चावल के पौधे में होती है, देखो चावल की पत्तियां कैसी हो गई हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग एज द नेम सजेस्ट इज ए डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड। फूड पॉइजनिंग नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या हो जाता है भाई, गंदा खाना खाने के कारण, दूषित अगर हम खाना खा लें तो उसके कारण ये फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजन, पॉइजन का मतलब क्या होता है, जहर, यानी कि फूड का जहर बन जाना, फूड का बिल्कुल ख़राब हो जाना। अगर हम वैसा खाना खाएंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है। सिम्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग आर वॉमिटिंग, नोजिया, सीवियर पेन इन द एब्डोमिनल रीजन, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, फूड पॉइजनिंग हम कैसे पता लगाएंगे किसी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो उसको उल्टियाँ आएंगी, नोजिया होगा, शरीर सीवियर पेन होगा, दर्द होगा, कहाँ पे, पेट के आसपास उसके दर्द होगा, डायरिया हो जाएगा, उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, टट्टियाँ वगैरह लग जाएंगी। इट मे आल्सो कॉज वीकनेस, फैटीग एंड डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। इसके कारण थकान हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, और ये नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर देती है, यानी कि फूड पॉइजनिंग बहुत ही खतरनाक होती है। दी सिम्टम अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स इन फूड। ये जो सिम्टम है किसके कारण होते हैं, कि हमारे फूड में कोई बैक्टीरिया चला गया या दूसरे माइक्रोब्स हमारे फूड में चला गया, इसके कारण होती हैं। दे मे आल्सो बी ड्यू टू इंजेस्शन ऑफ टॉक्सिन कंटेन इन फूड इंक्लूडिंग दोज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। ये जो बीमारी है किसके कारण हो सकती है, यदि हम कोई ऐसा खाना खा लें जिसमें टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह हैं, ठीक है, बैक्टीरिया ने जो प्रोड्यूस किया है टॉक्सिन वगैरह, यानी कि हम गंदा खाना खा लें कोई, ठीक है, जिसमें कोई बैक्टीरिया लगे हुए थे, बैक्टीरिया ने टॉक्सिन को रिलीज़ किया और वो खाना हमने खा लिया, तो हमें ये डिजीज़ हो सकती है। सम बैक्टीरिया लाइक क्लस्ट्रीडियम एंड स्टैफिलोकोकी एंड फंगी लाइक एस्परगिलस कॉज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, देखो दो बैक्टीरिया के नाम दिए हुए हैं, ये बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया के कारण फूड पॉइजनिंग होती है, और एक फंगस है एस्परगिलस, इसके कारण फूड पॉइजनिंग होती है। फूड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड स्टोर टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। जो फूड को हमें सही से प्रिपेयर करना चाहिए और उसको सही से
स्टोर करना चाहिए, सही जगह पर रखना चाहिए, जिससे फूड पॉइजनिंग को हम रोक सकते हैं। फूड पॉइजनिंग कैन अकर व्हेन फूड इज़ लेफ्ट अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फूड पॉइजनिंग कब होती है? जब हम फूड को ऐसे ही रख दें बिना उसको रेफ्रिजरेटर में रखे लंबे समय तक। ठीक है, जैसे हमने खाना बनाया और खाने को ऐसे ही बाहर रख दिया, फ्रिज में नहीं रखा, 1 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो फिर वो खाना ख़राब हो जाएगा, उसमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। दिस ऑफन हैपन एट पिकनिक एंड लार्ज पार्टीज। ये अधिकतर पिकनिक वगैरह में होता है, जब हम पिकनिक में कहीं जाते हैं या कोई पार्टीज वगैरह करते हैं। समटाइम्स मिस हैंडलिंग आल्सो कॉजेज फूड पॉइजनिंग। कई बार मिस हैंडलिंग के कारण भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जैसे हमने कोई गंदे हाथ लगा दिए खाने में, ठीक है, इस तरह से मिस हैंडलिंग हो जाती है कई बार, उसके कारण भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। पर्सन्स हु हैंडल और प्रिपेयर फूड शुड वॉश देयर हैंड्स टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ फूड। जो भी पर्सन खाने को बनाता है, ठीक है, उसे अपने प्रिपेयर करता है जो भी खाने को, ठीक है, हैंडल करता है जो भी, उसको अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए, ताकि वो जो खाना है वो दूषित होने से, ख़राब होने से बच जाए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि हम जो खाना है उसको ज़्यादा देर तक कैसे ख़राब होने से बचाएंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फूड प्रिजर्वेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड so as to stop or greatly slow down spoilage, loss of quality, edibility or nutritive value caused or accelerated by microorganism। देखो, फूड प्रिजर्वेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड, कि फूड को हमने कैसे ट्रीट करना है, कैसे रख रखाव करना है, जिससे कि जो खाना ख़राब होने से बच जाए, वो लंबे समय तक चले, उसके ख़राब होने की जो रेट है वो धीमी पड़ जाए, उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो, खाने की क्वालिटी ख़राब ना हो, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो उसमें न्यूट्रिशन है, वो ज़्यादा लंबे समय तक रहें। ठीक है, वो हम स्लो डाउन कर सकें, उसको रोक सकें, जो किसके कारण होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म के कारण होती है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म फूड को ख़राब करते हैं, तो हम फूड प्रिजर्वेशन में हम क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ऐसा करने से रोकेंगे, फूड को लंबे समय तक हम चलाएंगे। प्रिजर्वेशन यूजुअली involves preventing the growth of bacteria, fungi and other microorganisms, as well as retarding the oxidation of fat which cause rancidity। हम प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं अधिकतर, कि प्रिवेंट, रोकते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को, फंगी की ग्रोथ को, और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को हम स्लो डाउन करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या फिर जो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट है, फैट की ऑक्सीडेशन है, उसको हम धीमा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विच कॉज रेंसिडिटी। जब फैट की ऑक्सीडेशन होती है तो रेंसिडिटी होती है। रेंसिडिटी का मतलब आपने देखा होगा, जैसे हम खाना 1-2 दिन के लिए रख दें तो उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है, इसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी मीन्स हैविंग डिसएग्रीएबल ऑर्डर और टेस्ट ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ ऑयल और फैट्स। रेंसिडिटी क्या होती है? जब ऑयल और फैट्स का डीकम्पोजिशन होती है तो फिर उसमें से बदबू आने लगती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, इसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। सम प्रिजर्वेशन मेथड रिक्वायर द फूड टू बी सील्ड आफ्टर ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट recontamination with microbes. Other methods such as drying allow a food to be stored without any special containment for long period. Some preservation method require the food to be sealed after treatment. कुछ ऐसे प्रिजर्वेशन के मेथड है जिसमें हम ट्रीटमेंट के बाद, फूड पे ट्रीटमेंट के बाद क्या कर दिया जाता है? सी टू बी सील्ड, उसको सील कर दिया जाता है, ताकि जो प्रिवेंट ताकि हम माइक्रोब्स को प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें। ठीक है, और कुछ में सुखाया जाता है उसको। ठीक है, अलाउ फूड टू बी स्टोर्ड विदाउट एनी स्पेशल कंटेनमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, उसको सुखा कर भी हम लंबे समय तक चला सकते हैं। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से मेथड हैं। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ द मेथड यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन इज गिवन बिलो। कौन कौन से मेथड हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना। दिस मेथड रिड्यूसेस वाटर कंटेंट sufficiently एंड thereby prevents और डिले बैक्टीरियल ग्रोथ। इसमें क्या करेंगे?
हम जो किसी भी खाने की चीज़ में जो वाटर कंटेंट होएगा उसको हम कम करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आप बाज़ार से गेहूँ खरीद के लाए, अगर वो गेहूँ गीली है और आपने वैसे ही उसको ड्रम में रख दिया, तो वो जो गेहूँ है वो आप बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, उसमें कीड़ा लग जाएगा। मगर आप गेहूँ को अच्छी तरह से सुखाकर धूप में 3-4 दिन अच्छी तरह से सुखाएँगे तो उसमें जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाएगा और फिर वो गेहूँ जल्दी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो यही मेथड है, इसमें हम सुखाएँगे खाने को, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिले हो जाएगी। ड्राइंग आल्सो रिड्यूसेस वेट मेकिंग फूड मोर पोर्टेबल। ड्राइंग सुखाने के कारण जो फूड मटेरियल का जो वेट है वो भी कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। जब उस देखो लगभग हर एक जितने भी फूड मटेरियल होते हैं उनमें वाटर होता है, पानी होता ही होता है, ठीक है। अगर हम उसको सुखा देंगे तो वो हल्का हो जाएगा, ठीक है, और फिर वो पोर्टेबल हो जाएगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाएगा। सम कॉमन फूड स्टफ्स दैट आर प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग आर एप्पल, पियर्स, बनानाज, मैंगो, पपाया, एप्रिकॉट और कोकोनट। कुछ ये हमें फूड स्टफ़ दे रखे हैं जिसको हम सुखा कर उसको ज़्यादा देर तक चलाते हैं। जैसे कि एप्पल है, पियर्स है, बनाना है, मैंगोज़ है, पपाया है, एप्रिकॉट है और कोकोनट। कोकोनट तो आपने देखा होगा, सूखा हुआ जो नारियल होता है वो तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। इसी तरह से इन सारे फलों को भी सुखाकर लंबे समय तक चलाया जाता है। ड्राइंग इज़ आल्सो द normal means of preservation for cereals grains such as wheat, maize, oat, barley, राइस, मिलेट एंड राई। ऐसे ही जो जो दूसरे हमारे जो अनाज हैं उनको भी सुखाकर हम लंबे समय तक चलाते हैं, जैसे कि गेहूँ है, मक्का है, ओट्स है, ठीक है। इसने एग्जांपल दिए। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा मेथड है प्रिजर्वेशन यूजिंग यूजिंग शुगर एंड साल्ट, ठीक है। शुगर और साल्ट का यूज़ करके भी हम ज़्यादा देर तक किसी मटेरियल को चला सकते हैं। शुगर एंड साल्ट रिड्यूस द वाटर कंटेंट एंड मेक इट अनअवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। शुगर और साल्ट का यूज़ अगर हम करेंगे तो शुगर और साल्ट के कारण वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है और फिर वो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए फिर वो सही नहीं रहता, ठीक है। यानी कि शुगर और जो साल्ट का यूज़ करने से वाटर कंटेंट कम हो जाता है मटेरियल में और फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रेट उसमें स्लो हो जाती है। एज ए रिजल्ट द फूड गेट्स प्रिजर्व, और खाना प्रिजर्व हो जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद साल्ट टू चेक बैक्टीरियल ग्रोथ। मीट और फिश को, मछली को क्या किया जाता है, नमक के द्वारा ढक दिया जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ रोकने के लिए। नमक से ढक देंगे तो उसमें फिर बैक्टीरिया नहीं लगेगा, ग्रोथ उसकी रुक जाएगी। सम पिकल्स आर आल्सो प्रिजर्व्ड बाय द एडिशन ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ साल्ट। आपने देखा होगा कि अचार में अधिकतर क्या डाला जाता है, नमक डाला जाता है, बहुत ज़्यादा नमक डाला जाता है जिससे फिर अचार में बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगता। जैम्स एंड जेलीज आर यूजुअली प्रिजर्व्ड बाय एडिशन ऑफ शुगर। और आपने ये भी देखा होगा जो जैम्स हैं, जेली हैं, उसमें खूब चीनी होती है, खूब मीठा होता है। अगर उसमें मीठा डाल दिया जाए तो फिर वो उसमें फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगते। आपने आंवले का मुरब्बा खाया होगा, वो चाशनी में डूबा रहता है, ठीक है, जिससे कि वो ख़राब नहीं होता। थर्ड है प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड का यूज़ करके भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। एसिडिक एसिड को हिंदी में क्या बोलेंगे, सिरका बोलते हैं। एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेवरल पिकल्स प्रोडक्ट। आपने देखा होगा कि जो एसिटिक एसिड है यानी कि सिरके का यूज़, विनेगर का यूज़ बहुत सारे जो अचार वाले प्रोडक्ट हैं अचार में किया जाता है ना। विनेगर आल्सो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो विनेगर है उसके कारण भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है, वृद्धि है, वो रुक जाती है। सिट्रिक एसिड एंड फॉस्फेरिक एसिड आर आल्सो यूज्ड और इन कार्बोनेटेड बिवरेजेस एंड फ्रूट ड्रिंक्स फॉर बोथ फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेशन। सिट्रिक एसिड का भी यूज़ किया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ भी किया जाता है कार्बोनेटेड बिवरेजेस में और फ्रूट ड्रिंक्स में। फ्रूट ड्रिंक्स तो आपने पिया होगा, जैसे वो होता है माज़ा वगैरह या फ्रूटी वगैरह होती है, ठीक है। या कार्बोनेटेड बेवरेजेस यानी कि जैसे कि पेप्सी कोला वगैरह होता है, ठीक है। उसमें क्या डाला जाता है, सिट्रिक एसिड और फॉस्फेरिक एसिड डाला जाता है फॉर बोथ फ्लेवरिंग, उसको फ्लेवर देने के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए। फोर्थ है हमारे पास प्रिजर्वेशन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव का यूज़ करके भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं।
Chemical preservative like sodium benzoate, potassium metabisulfite are used to preserve jams, jellies and pickles. कुछ ऐसे केमिकल हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट है, ठीक है। इनका यूज़ हम जैम्स में, जेलीज में और पिकल्स में करते हैं, खाने उसको ज़्यादा देर तक चलाने के लिए। दीज केमिकल इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो केमिकल्स हैं ये ग्रोथ को रोकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। फिफ्थ है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा भी हम रोक सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। सम फूड आइटम्स लाइक मिल्क आर यूजुअली बॉयल्ड बिफोर देयर यूज और स्टोरेज। बॉयलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा घरों में कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं, जैसे कि दूध है, उसको हम यूज़ करने से पहले, स्टोर करने से पहले उसको बॉयल करते हैं। क्यों बॉयल करते हैं? ताकि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो नष्ट हो जाएं, ठीक है। बॉयलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉइलिंग के कारण, उबालने के कारण दूध को, उसमें बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं। सेवरल फूड स्टफ आर आल्सो स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। द लो टेम्परेचर इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारे ऐसे स्टफ़ हैं जो आप किस में रखते हो? फ्रिज में रखते हो, क्योंकि फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो लो होता है, और लो टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी कम हो जाती है। सिक्स्थ है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन इज प्रेशराइज्ड हीटिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम। इट मे बी कंसिडर्ड एज ए माइल्ड फॉर्म ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ये भी एक हीट ट्रीटमेंट है, उस हीट ट्रीटमेंट आप इसको मान सकते हैं, उसकी माइल्ड फॉर्म है, उसकी छोटी फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पास्चराइजेशन में क्या करते हैं, प्रेशराइज्ड हीटिंग करते हैं कुछ समय के लिए, थोड़े ही समय के लिए, ज़्यादा देर तक के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए ही गर्म किया जाता है। द टेम्परेचर यूज ड्यूरिंग पास्चराइजेशन इज़ बिलो 212 फ़ारेनहाइट 100 डिग्री। जब पास्चराइजेशन में कितना टेम्परेचर होता है, जब हम किसी भी प्रोडक्ट का कहाँ तक टेम्परेचर ले जाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से वो कम ही होता है। मिल्क इज़ पास्चराइज्ड टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मिल्क में इस मेथड का यूज़ होता है, पास्चराइजेशन का यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। हाउएवर देयर आर मैनी मोर हीट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म इन इट दैट ओनली गेट रिड्यूस्ड इन नंबर। हाउएवर, जबकि बहुत से ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, जिन पे हीट का इतना प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। डैट ओनली गेट रिड्यूस्ड इन नंबर। वो सिर्फ थोड़ी मात्रा में ही गर्म करने से कम होते हैं, ठीक है, यानी कि वो अभी भी जिंदा उसमें रहते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनका हीट पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता। हैंस पास्चराइज्ड मिल्क नीड्स टू बी स्टोर्ड अंडर रेफ्रिजरेशन टू कीप बैक्टीरियल ग्रोथ इन चेक। इसलिए जो दूध को पास्चराइज कर दिया, एक बार गर्म कर दिया, तो उसको फिर ठंडा भी किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में भी रखा जाता है, उसका टेम्परेचर लो भी किया जाता है। लो टेम्परेचर के कारण फिर क्या होती है, उस दूध में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ वो रुक जाती है। यानी कि पास्चराइजेशन में क्या करते हैं, पहले तो दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसको एकदम से ठंडा किया जाता है। दो प्रोसेस उसमें किए जाते हैं, पहले गर्म और फिर ठंडा किया जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। In addition to destroying some microorganisms, pasteurization also inactivates some enzymes that at times can be disadvantage। पास्चराइजेशन में क्या होता है, वो इस प्रोसेस में की एक हानि भी है, एक नुकसान भी है कि उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स भी नष्ट हो जाते हैं जो अच्छे होते हैं हमारे लिए, ठीक है। ये एक इसका नुकसान है, ठीक है। पास्चराइजेशन से दूध तो बच जाता है, मगर कभी कभी क्या होता है, जो अच्छे एंजाइम हैं वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये एक इसका बड़ा नुकसान है। सेवन्थ है हमारे पास वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग के द्वारा, वैक्यूम पैकिंग स्टोर्स फूड इन ए वैक्यूम एनवायरनमेंट, यूजुअली एन एयर टाइट बैग और बोतल। वैक्यूम पैकिंग में क्या करते हैं, हम किसी एयर टाइट बैग में या बोतल में सामान को रख देते हैं, ठीक है। द वैक्यूम इन्वायरमेंट डिप्राइव बैक्टीरिया ऑफ द ऑक्सीजन नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। इट देयरफॉर स्लोज स्पॉइलिंग।
जो वैक्यूम एनवायरनमेंट होता है, यानी कि उसके अंदर जो एयर टाइट इन्वायरमेंट होता है, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया को फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे वो सरवाइव नहीं कर पाता। इससे फिर जो स्पॉयलेज है, ख़राब होने की जो रेट है, वो कम हो जाती है। वैक्यूम पैकिंग इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग नट्स। इट हेल्प्स टू रिड्यूस देयर लॉस ऑफ फ्लेवर कॉज्ड बाय देयर ऑक्सीडेशन। आपने देखा होगा जो नट्स हैं, काजू बादाम वगैरह, उसमें वैक्यूम पैकिंग अधिकतर की जाती है, जिससे कि इट हेल्प, क्या हेल्प मिलती है, लॉस ऑफ फ्लेवर, उनका फ्लेवर ख़राब नहीं होता ऑक्सीडेशन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है कैनिंग। इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड एंड सीलिंग इन इट स्टेराइल cans or jars. This is followed by boiling the container to kill or weakens any remaining bacteria, a form of sterilization. It involve cooking food, इसमें क्या, जो पका हुआ खाना है, एंड सीलिंग इन ए और उसको कैन में हम क्या कर देते हैं, अच्छी तरह से किसी डिब्बे बंद में रख देते हैं, सील वाले डिब्बे में रख देते हैं। दिस इज़ फॉलोड बाय बॉइलिंग, फिर उसको बॉयल किया जाता है। द कंटेनर टू किल, बॉइलिंग द कंटेनर को बॉयल किया जाता है, टू किल और वीकन एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया, जो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर रह गया तो उसको किल करने के लिए। ठीक है। हाउएवर फूड प्रिजर्व्ड बाय कैनिंग और बॉटलिंग इज एट इंटरमीडिएट रिस्क और स्पॉयलेज वंस द कैन और बॉटल हैज़ बीन ओपन। जो इसमें एक रिस्क भी है कि फूड जो कैन वगैरह में रखा जाता है या बोतल वगैरह में रखा जाता है, उस पर एक रिस्क भी है, अगर वो बाय चांस कभी ओपन हो जाए, ठीक है, अगर वो खुल जाए, उसकी सील खुल जाए, तो फिर वो खाना ख़राब हो जाता है। एट टाइम्स द कैंस और जार्स गेट डैमेज्ड एंड शो पफिंग और इनलार्जमेंट। दिस इंडिकेट spoilage of food. The food in such puffed and enlarged container should never be consumed. At time the cans or jars get damaged and show puffing. कई बार ऐसा होता है, इस समय क्या होता है, जो कैंस हैं और जार्स हैं, वो डैमेज अगर हो जाएं तो वो फूल जाती हैं और उनका जो आकार है वो बड़ा हो जाता है। दिस इंडिकेट, और ये इशारा है, ये बताता है कि जो कैन के अंदर या बोतल के अंदर जो फूड है वो ख़राब हो चुका है। ठीक है। इस तरह से अगर कोई फूली हुई कैन है या कोई कंटेनर है, उसमें रखा हुआ खाना फिर हमें नहीं खाना चाहिए, ये एक निशानी है कि वो खाना ख़राब हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है, लास्ट है फ्रीजिंग। When food are kept at below freezing temperature, most chemical changes take place at such a reduced rate that only minor changes are noticeable इवन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टोरेज। अगर फूड को हम बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी कम में रखें, ठीक है, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर आपको पता है 0 डिग्री से भी अगर कम, मतलब 0 डिग्री के आसपास रखें, ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो मोस्ट केमिकल चेंजेस टेक प्लेस एट सच रिड्यूस रेट। जो केमिकल चेंज है उसमें फिर खाने में इतनी जल्दी से नहीं होगा, स्लो पड़ जाएगा, और जो लॉन्ग पीरियड तक जो खाना रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, वो देर तक चलेगा। हाउएवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर जनरली मोर रेजिस्टेंट टू कोल्ड देन टू हीट। जबकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जनरली मोर रेजिस्टेंट, जो कोल्ड के विरुद्ध वो ज़्यादा देर तक ठहर सकते हैं गर्मी के विरुद्ध। ठीक है। गर्मी से अगर तुलना करें, कंपेयर करें, तो जो अगर उनको हीट दें तो फिर वो जल्दी मर जाते हैं, मगर कोल्ड वेदर में या कोल्ड में वो ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। ऑल्दो सम आर किल्ड बाय फ्रीजिंग, जबकि उनमें से कुछ फ्रीजिंग के द्वारा मर जाते हैं। मोस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड गेट रिवाइटलाइज्ड व्हेन द फूड इज़ थॉट। और देखो, जब ठंड होती है तब तो वो मर जाते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल स्पोर, जो बैक्टीरियल स्पोर है और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, सर्वाइव, दोबारा से फिर वो रीवाइटलाइज हो जाते हैं, दोबारा से वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं व्हेन द फूड इज़ थॉड। और जब फूड क्या होता है, थॉड होता है, यानी कि जैसे कोल्ड स्टोर है, कोई कोल्ड स्टोर में हमने खाना रख दिया, कोई फूड आइटम रख दिया, जैसे कि कुछ भी आम रख दिया या सेब रख दिया, ठीक है, कोल्ड स्टोर में जब तक वो है तब तक तो वो सुरक्षित रहेगा, मगर जैसे ही उसको कोल्ड स्टोर से बाहर निकाला जाएगा तो कुछ समय के बाद फिर वो थॉड हो जाएगा, यानी कि वो उसका जो ठंडापन है वो
चला जाएगा, वो खाना दोबारा से फिर उस पे बैक्टीरिया एक तरह से अटैक कर देंगे, फिर वो खाना जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।